है, मोदी है तो, मोदी है तो, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर जय श्री राम। मोदी, 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 जय जय सिया राम। अब हम आमंत्रित करना चाहे छी दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद स्थानीय उम्मीदवार आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी से आग्रह करना चाहे छी जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान मिथिला का पाग मखान का माला से करता। आदरणीय मधुबनी का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार प्रेम से बाजू धरती पुत्री माता जानकी की, धरती पुत्री माता जानकी की। जय श्री राम, जय जय सिया राम। मोदी है तो। अब हम आमंत्रित करे छी मधुबनी लोकसभा के आदरणीय प्रत्याशी आदरणीय अशोक यादव जी से आग्रह करे छियन जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ओ मखान के माला से अंग वस्त्र सम्मानित करतीन। अब हम आग्रह करे छी समस्तीपुर के प्रत्याशी संभवी चौधरी जी से जो अंग वस्त्र सम्मानित करतीन। अब हम आग्रह करे छियै जदयू के नेता आदरणीय मदन सहनी जी से जो गौतम बुद्ध का तस्वीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करतीन। अब हम आग्रह करे छियन दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी से जे सीकी के बनल राम सिया का चित्र से भेंट करतीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। महिला का समूह श्रीमती स्वर्णा सिंह से आग्रह करब जे अंग वस्त्र देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करतीन। महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मीना झा जी और धर्मशीला गुप्ता जी मछली का माछ पान और मखान मिथिला का प्रतीक चिन्ह पग पग पोखर मार्ग मचान यह थिक मिथिला का पहचान ऐसा सम्मानित करतीन। अब हम आमंत्रित करबन आदरणीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का जे स्वागत में दो शब्द रखतीन। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नव भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर हमरा सभक देशक यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब थपरी बजाकर स्वागत करी, जोरदार थपरी बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत अभिनंदन वंदन करी। बंधुगण, हमरा सबके सौभाग्य है जे नव भारत के विश्वकर्मा
जिनकर हम सब प्रतीक्षा करे चलो जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिथिला भूमि पर जे 500 वर्ष बाद माता जानकी के वास्ते अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण के बाद पहली दफे ऐतिहासिक राज मैदान दरभंगा जे मिथिला का प्रसिद्ध स्थान है ओहि में आयल था। पुनः एक बेर थपड़ी बजा के जोरदार थपड़ी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करी, अभिनंदन करी, वंदन करी, चंदन करी। बंधुगण, आज तो बाबा कुशेश्वर नगरी से शंख वादन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार भर रहा हन और घंट भी बाज रहा हन और सब माननीय मंचासीन सारा नेतागण मिथिला के परंपरा के अनुसार सबको स्वागत स्वाभिमान अभिनंदन करें। बंधुगण, आजादी के बाद जे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिथिला के दिलन, आज तक कोई प्रधानमंत्री मिथिला पर किनको नजर नहीं गेल। मिथिला का बाढ़ और सुखाड़ में झोंक देल गेल। मिथिला के लोग प्लान कलक आज मिथिला का 88 साल बाद के कोसी महासेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिथिला के जोड़े के काज करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा में उड़ान स्कीम के तहत आज उत्तर बिहार के एयरपोर्ट तक के काज करें, एम्स दलन, IT पार्क दलन, तारा मंडल दलन और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दलन, गंगा पर आधा दर्जन पुल से उत्तर बिहार के जोड़े के काज करें और आज दरभंगा में 3600 करोड़ के लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन भी बिछ रहा है। जोरदार ताली बजना चाहिए, बाजत रहना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन में। बिहार में यदि 177 किलोमीटर रेल निर्माण के बात करब तो दरभंगे में भेटल। विश्व स्तरीय स्टेशन दरभंगे में एहन प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन वंदन बारंबार हम सब जोरदार एक बेर ताली के गड़गड़ाहट, थपड़ी के गड़गड़ाहट से अभिनंदन करी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। मैं दरभंगा की धरती से स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। एक तो मिथिला की ये पुण्य भूमि और दूसरा आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप वो मोदी को कितना नचाओगे?
वो एसपीजी वालों को कहिए वो मोदी को कब्जा कर ले। लेकिन बढ़िया बना के लाए हो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये एसपीजी वालों को दे दीजिए। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पांच सौ वर्षों के बाद हमारा इंतजार समाप्त हुआ। 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। और साथियों, इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त आप नीचे रखो, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने आपको देख लिया, सुखी रहो। ये शुभ समय ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि अब भारत आने वाले 1000 साल का भविष्य लिखेगा। कई बार इतिहास की एकाध घटना भी कई शताब्दियों का भाग्य तय कर देती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, देखिए जगह छोटी पड़ गई है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है। हो सकता है आप मुझे देख ना पाते हो, लेकिन उसके लिए हमें क्षमा करें। आराम से जहां है वहां खड़े रह करके मुझे सुनिए, और अगर आवाज कम करेंगे तो मुझे बोलने की सुविधा बढ़ेगी। तो आपके आशीर्वाद है मैं बोलना शुरू करूं? आप शांति रखोगे? आप इतने अच्छे लोग हैं। आज से
1000 साल पहले जब पश्चिम से भारत पर हमले होने शुरू हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 1000 साल की गुलामी में गिर जाएगा। जो बिहार देश को दिशा दिखाता था, वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपको कोरोना का समय याद होगा। 100 साल का इतना बड़ा संकट आया था। पूरी दुनिया सोचती थी भारत तो गया, भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद करेगा। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन उस समय भारत ने दिखाया कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। भारत उस संकट से निकला, दुनिया को भी राह दिखाई। लेकिन साथियों, उस इतने बड़े संकट में बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी, और इन लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों को, मेरे बिहार की बेटियों को दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने भगाया था। महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन वालों ने, सरकार ने भगाया था। मैं जरा बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया, क्या उन्हें माफ करेंगे? क्या इस चुनाव में हिसाब चुकता करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया गया।
और आज यही इंडी गठबंधन के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? भाइयों बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा है। लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। पिछले 10 साल में बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं, करीब 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अब मोदी ने ये भी तय किया है कि आपके परिवार में बिहार में कोई भी 70 साल की ऊपर के बुजुर्ग होंगे तो अब उनके संतानों को उनकी बीमारी में इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये खर्चा दिल्ली में आपका ये बेटा उठाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। मेरे बिहार के साथियों, मेरे दरभंगा के साथियों, मेरा एक काम करोगे?
जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, काम करना। जब आए भी इन दिनों गांव-गांव जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटी छोटी बस्तियों में जाते होंगे, अगर वहां पर कोई परिवार ऐसे आपके ध्यान में आ जाए जिनको अभी पक्का घर मिलना बाकी है, गैस का कनेक्शन मिलना बाकी है, नल से जल का कनेक्शन बाकी है, आयुष्मान का कार्ड नहीं पहुंचा है, तो उनको कह देना कि मोदी जी की गारंटी है 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद हम 3 करोड़ नए घर बनाने वाले हैं। तो आप मेरी तरफ से उन सब परिवारों को गारंटी दे देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम हो रहा है। दरभंगा एम्स की अड़चनों को भी दूर किया जा रहा है। साथियों, जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है, तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। यहां दरभंगा में आईटी पार्क भी बना, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। मिथिला में मखाना, लीची और आम खूब होता है। अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहां के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को जीआई टैग दिया है। साथियों, हमने बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों को 42,000 करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपया। दरभंगा, मधुबनी में 11 लाख महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। दरभंगा में इन बहनों ने शिल्प ग्राम की शुरुआत भी की है। और आपकी मधुबनी की पेंटिंग का प्रचार तो खुद मोदी पूरी दुनिया में करता रहता है। आज आगे बढ़ती हमारी बहनों की ये खुशी, यही मोदी को मेहनत करने का हौसला देती है। साथियों, आपको पता है कि संविधान ने लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। बाबा साहब आंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई। और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके विषय में खुलेआम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब एससी, एसटी, ओबीसी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है, बाबा साहब आम्बेडकर के पीठ में छुरा भोंक रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो, और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टों बट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा।
साथियों, मैंने जब से कांग्रेस आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है तो ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस शर्त इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग। यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। यही लोग आर्मी चीफ को गाली देते हैं। आखिर किसको खुश करने के लिए किसके इशारे पर ये बोला जाता है? देश सब देख रहा है, जनता है सब कुछ जानती है, देशवासी सब देख रहे हैं। साथियों, आरजेडी का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर हमेशा तुष्टीकरण करने का रहा है। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेनराजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेनराजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था तो लोग बेनराजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। साथियों, हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना है। अभी आपको पता होगा, ये शहजादे दिल्ली वाले एक नई बात लेके आए हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हमारे परिवार में जो माता पिता होते हैं वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ न कुछ बचाते हैं। उनके मन में रहता है कि एक छोटा सा घर बना दूं,
बच्चों को काम आ जाएगा। एक छोटी सी गाड़ी ला दो, बच्चों को काम आएगी। खेत खरीद के रखो, बच्चों को काम आएगा। हर मां बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद बच्चों को कुछ न कुछ देकर के जाए। हर मां बाप की इच्छा रहती है। अब एक कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो आपके मां बाप ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपके पिताजी अपना 10 एकड़ का खेत होगा तो आपको नहीं दे पाएंगे। 2 घर है तो नहीं दे पाएंगे। आधा ये इनकी सरकार छीन लेगी। 55% विरासत पर टैक्स लगाने का ये फतवा लेकर के आना चाहते हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई किसी सरकार को लूटने देंगे? किसी सरकार को लूटने देंगे? ये कांग्रेस वालों को लूटने देंगे? ये आरजेडी वालों को लूटने देंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 7 मई को जंजारपुर में जेडीयू से प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी आए हैं। 13 मई को दरभंगा में बीजेपी से श्री गोपाल ठाकुर जी और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए। ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को, ये हमारे इन सभी साथियों को भारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।